तो हमने वेक्टर्स स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में। वेक्टर्स के लिए हमने डेफिनेशन बोली थी क्या होते हैं, वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स भी बोले थे, बाकी एग्जाम्पल्स आप आगे देखोगे। और उसके बाद हमने वेक्टर की सिंबल देखी थी कैसे लिखते हैं और वेक्टर को ज्योमेट्री के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। पहला वेक्टर है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर या इसको हम बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर। ओके, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये होता है वो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब जो है ही नहीं, जिसका वैल्यू ही नहीं है कुछ, तो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो फिर ये नल वेक्टर पहले सिंबल देखेंगे। इसको सिंबल लिखने का तरीका है जीरो के ऊपर एल। तो व्हाट इज द फन ऑफ दिस? अगर इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, अगर इसमें वैल्यू ही कुछ है ही नहीं चीज, इसको वेक्टर बोलने की क्या जरूरत है? तो इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को, फॉर एग्जांपल हमारे पास मास है, पहले इसकी बात करेंगे, 10 kg माइनस करेंगे 5 kg, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 kg के बराबर। ओके, 10 kg माइनस 10 kg तो वैल्यू आएगा 0 के बराबर। तो खत्म हो गया सवाल। तो हमें पता चल रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे स्केलर क्वांटिटी, तो बच जाता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसी तरह अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी में दूसरी स्केलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाती है स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आपको मैं बोलूंगा कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, देन फिर इसकी वेलोसिटी आ गई है वापस 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। पहले जा रहा है नॉर्थ की तरफ, फिर आ रहा है साउथ की तरफ। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट द एंड? तो नेट आ जाएगा पॉजिटिव, या 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लो फिलहाल, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स साउथ। तो आप फाइनली बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो होगा, क्योंकि जितना ये ऊपर गया उतना वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस आ गया जीरो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लोगे वो है जीरो। अब आप कैसे लिखोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस का रिजल्टेंट है? अब आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये एक वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया करके आया है कि ये स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करके आया है? इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी दो वेक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं, तो मान लो हमारे पास वेक्टर ए है माइनस वेक्टर ए, अगर इनका नेट रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वो आएगा जीरो, क्योंकि दोनों खत्म हो रहे हैं। बट ये दिखाने के लिए कि ये जीरो आ गया है बिकॉज ऑफ वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके, हम इसके ऊपर सिंबल एक रखते हैं, वेक्टर सिंबल। ओके, तो ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो है ये क्या है? इट शोज अस दैट दिस रिजल्टेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स को कैंसिल करते हैं तो रिजल्टेंट जीरो आएगा ऑब्वियसली। अब वो जीरो वेक्टर इसलिए हम इसके ऊपर रखते हैं ताकि हम ये बता सके कि ये जीरो आया है बिकॉज ऑफ वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर। नहीं तो यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 10 भी जीरो ही, दो स्केलर क्वांटिटीज को कैंसिल आउट करोगे तो जीरो ही आएगा, वेक्टर्स को कैंसिल करोगे जीरो ही आएगा। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्केलर्स का रिजल्टेंट है और ये वेक्टर्स का, उसके ऊपर एक सिंबल लगाते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें देता है क्या, द रिजल्टेंट obtained by cancelling two equal vectors must be a vector quantity must be a vector quantity। जैसे आप यहां देखोगे 10 माइनस 5 स्केलर सब्ट्रैक्ट करके स्केलर आ गया, इसी तरह 20 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करके स्केलर आ गया, 10 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करके स्केलर आ गया। अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होना चाहिए। कैसे दिखाएंगे? जीरो वेक्टर्स। ओके, और सेकंड थिंग, और एक चीज इसके बारे में, वो ये है कि ये जीरो वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन of the origin of a Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system।
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आगे आप पढ़ोगे वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस में होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसका वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर। ओके, तो उसका कुछ वैल्यू होगा। अब अगर हम बताएंगे कि इस ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है 0 वेक्टर, वैल्यू 0 है उधर ही है, बट पोजीशन वेक्टर है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर सिंबल लगा दिया। तो दैट इज अबाउट क्या, 0 वेक्टर। ओके, और ये 0 वेक्टर आता कहां से, जब आप दो इक्वल वेक्टर्स को क्या कर देते हो, कैंसिल आउट कर देते हो। नेक्स्ट इज 0 वेक्टर के बाद हमारे पास आगे बढ़ते, नेक्स्ट वैल्यू 0 के बाद 1 आता है। तो हम देखेंगे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के बराबर होगा, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, मान लो हमारे पास ए है यूनिट वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते कैसे है, ए कैप। ओके, इसी तरह बी वेक्टर होगा, इसके ऊपर कैप बनाएंगे, ये है बी कैप। ओके, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, जिसके ऊपर भी ये कैप होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है, वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, अच्छा कल मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर अगर आपके पास ए है, ओके, ये है वेक्टर ए हमारे पास। ओके, अच्छा इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो मैग्नीट्यूड हम दिखाते हैं बाई 2 बार, दो साइड बार लगाते हैं इसके ऊपर, मॉड जिसको आप मैथमेटिक्स में कहते हो। तो ये दिखाता है हमें क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ओके, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। और एक चीज, किसी भी वेक्टर के लिए अगर आप देखोगे, ये वेक्टर बेसिकली होता क्या है, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ होती है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर यही है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो यहां पे हम देखेंगे कि डायरेक्शन किस चीज से दिखाते हैं, तो दैट कम्स इन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, या व्हाट द नीड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो हम बोलेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इस यूनिट वेक्टर की, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर यही है कि ये हमें देता है क्या, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ, किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो हम उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन। ओके, तो बेसिकली ये क्या देता है हमें, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ऑलराइट, और अगर आप लिखना चाहोगे मैथमेटिकली ये डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली हम इस डायरेक्शन को लिखते हैं कैसे, कि ये यूनिट वेक्टर, कोई एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सॉरी, एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है हमारे पास, ये उस वेक्टर को डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से। ऐसे लेमेन्स टर्म में ऐसे समझ लो कि एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो अगर ये मैग्नीट्यूड आप नीचे लाओगे, ये आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बचा क्या, डायरेक्शन। ऐसे समझने के लिए ये आप याद रख सकते हो। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो बच जाती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम किससे देते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इज असाइन्ड विद अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है तो आप बोलोगे 20, मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ऑलराइट, एक वेक्टर जा रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड 20,
न्यूटन फोर्स है या 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ओके, या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन है, तो इट्स डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्स एक्सिस का वेक्टर लिखोगे, वो जो भी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ओके, ठीक है। तो मतलब क्या है इस चीज का, ये क्या बताएगा हमें कि इतना इसका मैग्नीट्यूड है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो ये जो चीज है ये वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ये देता है हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर आप यहां से देखोगे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि डायरेक्शन बेसिकली है वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो बचेगा डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर हमें देता है क्या, डायरेक्शन, ओके। तो ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं अराउंड डिफरेंट एक्सिस, उनके लिए कुछ सिंबल्स रखे हुए हैं हमने। यूनिट वेक्टर्स अराउंड डिफरेंट एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग डिफरेंट एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग डिफरेंट एक्सिस। पहला है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं आई विद अ कैप, ओके, आई कैप से, ओके। दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, जे विद अ कैप। और जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, के विद अ कैप, ओके। जस्ट सिंबल है, जैसे आप बोलोगे 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप डायरेक्टली बोलोगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब आप बोलोगे मोबिलिटी है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो आप डायरेक्टली लिखोगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स कि उसकी वेलोसिटी है 20, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन कैसे नोट करेंगे, आई कैप से, तो इतने मीटर पर सेकंड, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा, ओके। अब लिखने का क्या तरीका, आप कैसे लिखोगे किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में, ओके। जैसे अभी आपके पास ये दिया है, मान लो आपके पास एक दिया है फोर्स जो है दिया है 10 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू 10 एक्स एक्सिस के अलाउंग डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम, आई कैप से 10 आई कैप न्यूटन अलोंग दिस, ओके। तो आपको पता चल जाएगा, प्रेफरेबल ऐसा रहता है कि पहले यूनिट लिख लो उसके बाद डायरेक्शन लिख लो, ओके, आई कैप। तो मतलब क्या है इसका कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर आपको दूसरा दिया होगा, वेलोसिटी दी है कितनी 50 मीटर पर सेकंड अलोंग जी एक्सिस, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, 50 मीटर पर सेकंड जी एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, के कैप, ओके। तो आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन का जो है यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, तो साथ में लिखोगे, तो वो आपको एक वेक्टर बना के देता है पूरा, ओके। दैट इज कौन सा है, ये यूनिट वेक्टर, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद अब आप बोलोगे जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि वेक्टर जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलावा ही होगा, यहाँ बीच में हो सकता है, उसके लिए हम आगे देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो कैसे आ जाएगा वो वाला वेक्टर, ऑलराइट। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बाद हम बात करेंगे किसकी, यूनिट वेक्टर के बाद हम देखेंगे कि इक्वल वेक्टर्स किनको कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, वो इक्वल होते हैं इफ their magnitude as well as direction is same, as well as direction is same। अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तभी हम बोलेंगे कि दो वेक्टर जो है वो इक्वल है। तो मतलब क्या है कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इफ एंड ओनली इफ क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ b। डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर,
डायरेक्शन ऑफ इक्वल मतलब क्या, सेम होगी। ओके, वैसे इक्वलिटी नहीं आएगी, बस अंडरस्टैंड करने के लिए आप याद रखो कि इसका मतलब सेम है। आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में कि ए कैप मस्ट बी इक्वल टू बी कैप, क्योंकि ए कैप देगा इसकी डायरेक्शन और बी कैप देगा इसकी डायरेक्शन, राइट। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स, ऑलराइट। अच्छा, तो ये इक्वल वेक्टर्स इजी है। अनइक्वल हो गए सिंपली कोई भी एक डिफरेंट हो, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो, तो वो हो गया अनइक्वल वेक्टर्स। तीसरा है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स जो है, देखो इन वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये वेक्टर्स की एक प्रॉपर लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है। लाइन ऑफ डायरेक्शन का, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब यहां हम बोलेंगे, इससे पहले ये देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, ये होती है वो लाइन जिसके अलोंग ये वेक्टर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अलोंग ए पर्टिकुलर लाइन एक्ट करेगा। तो किस लाइन के अलोंग ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ एक्शन। तो ये है क्या, डायरेक्शन अलोंग विच, डायरेक्शन या सिंपली लाइन अलोंग विच अ वेक्टर ऑपरेट्स एक्स, वेक्टर एक्स किस डायरेक्शन के अलाउंग, किस लाइन के अलाउंग एक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये ऐसे है एक वेक्टर है। ओके, तो आप बोलोगे किसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन के अलाउंग ये एक्ट कर रहा है, राइट। तो इस लाइन ऑफ एक्शन, ये जो है जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है उसके अलाउंग स्ट्रेट लाइन जो है, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो इसका पैरेलल वेक्टर्स के साथ क्या लेना देना है, तो हम बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, those vectors whose lines of action are parallel, lines of action are parallel and whose direction is same, whose direction is, दो वेक्टर्स तभी होते हैं पैरेलल कि जब उनके लाइंस ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। मान लो हमारे पास वेक्टर एक ए है, ये है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। इनके लिए कंडीशन ये है कि इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है, ओके, जिस लाइन के अलोंग एक्ट करते वो लाइंस पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती है, वो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे लाइन जो एक प्लेन में लाई करने के बावजूद भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इनके लाइंस पैरेलल है और डायरेक्शन सेम है दोनों वेक्टर्स की, तो हम इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी सेम जैसा ही है, जिनके लिए क्या है, कंडीशन ये है कि those vectors, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं whose lines of action, lines of action are parallel but their direction is opposite, but their direction is opposite। कि ये जो वेक्टर जो है इनमें क्या है, लाइंस ऑफ एक्शन तो पैरेलल है ही है, मगर ये डिफरेंस है कि इधर बनाएंगे जरा ऊपर ये, मगर डिफरेंस ये चीज है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो है अपोजिट। तो मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स को आप ऐसे बनाओगे, ओके, इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, ये वेक्टर ए मान लो, ये मान लो वेक्टर बी। ओके, तो इनके लाइंस ऑफ एक्शन जो है पैरेलल है आपस में, इक्वल डिस्टेंस है थ्रू आउट द लेंथ। ओके, मगर इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सिंपल लाइंस में आपके पास एंटी पैरेलल पैरेलल होता है, सिंपली एक ही होता है पैरेलल। लाइन अगर सिंपल है तो उसमें सिंपल पैरेलल, अगर वो कभी मीट नहीं कर रहे, एक ही प्लेन में लाइन कर रहे हैं तो वो पैरेलल। मगर वेक्टर्स में सिंस डायरेक्शन की वजह से एक पैरेलल भी आता है और एक एंटी पैरेलल भी आता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर।
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास क्या है वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है कि उसी वेक्टर का की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज रिवर्स, it becomes नेगेटिव। या इनडायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, टू vectors are said to be negative of each other. Two vectors are said to be negative of each other if their magnitude is same, but direction is different. अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो बट डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। मान लो हमारे पास वेक्टर एक ए है और दूसरा वेक्टर है वो है बी वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मगर ए की डायरेक्शन जो है वो है अपोजिट ऑफ बी की डायरेक्शन। तो हम बोलते हैं कि ये आपस में क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स। और नेगेटिव वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी, या उल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर ए, या उल्टा ऐसा भी लिखोगे कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ऐसा ए वेक्टर है, अगर आपने उसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, उसकी डायरेक्शन उल्टी करनी। ओके, तो अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये है आपके पास वेक्टर ए, तो सेम मैग्नीट्यूड वाला रिवर्स करोगे तो ये बनेगा माइनस है। यही नेगेटिव वेक्टर होने की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है, अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आएगा वो आएगा 0। आगे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, दोनों वेक्टर्स का सम। अब दूसरा तो नेगेटिव है, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास क्या, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।